रामदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान और आज हम जो है नया इकाई स्टार्ट करने वाले हैं और इस इकाई का नाम है आपका 11 इकाई और इसका नाम है कुछ पी ब्लॉक के तत्व। इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोग जो है एस ब्लॉक के तत्व पढ़े थे। आज जो हम लोग पी ब्लॉक के तत्व जो है पढ़ाई करेंगे। वैसे हम जब आवर्त सारणी वाला जो क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जो है देखे थे कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन आता है, या इसी में हम लोग देखे थे इससे पहले वाला क्लास में कि पूरे जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को जो है आपका 4 भागों में क्या किया गया है, आपका या 4 ब्लॉकों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें से आपका एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है हमारा पी ब्लॉक, एक होता है हमारा डी ब्लॉक और एक होता है हमारा एफ ब्लॉक। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कौन सा भाई, पी ब्लॉक। और आप जानते हैं ये जो पी ब्लॉक होता है ये हमारा पी ब्लॉक होता है यहाँ पर आवर्त सारणी में, है ना। बीच वाला क्या होता है हमारा डी ब्लॉक होता है और स्टार्टिंग वाला क्या होता है हमारा एस ब्लॉक होता है। तो ये एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। तो हम लोग एस ब्लॉक इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक अब नेक्स्ट जो हमारा आगे का जो क्लास है आप 12th में पढ़ेंगे। तो और पी ब्लॉक के कुछ भाग अभी इसमें पढ़ेंगे, कुछ भाग जो है आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पी ब्लॉक होता है। और ये जो पी ब्लॉक होता है अगर हम इसकी बात करें तो पी ब्लॉक जो होता है वह वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के अंतर्गत क्या किया गया है, इनको रखा गया है। ये वर्ग हमारा 13 होता है और वर्ग ये क्या होता है हमारा 18 होता है। तो आवर्त सारणी में टोटल वर्गों की संख्या 18 है, उसमें से 13 से लेकर के 18 तक के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और पी ब्लॉक के तत्व उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी तत्व का, है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में करता है, हमारा पी उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। और पी उपकोष में प्रवेश करने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड अब हम क्या करने वाले हैं, जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो ये जैसा आपका दिया गया है, हाँ, सामान्य परिचय दिया है हमारा, जनरल इंट्रोडक्शन दिया है किसका, हमारा पी ब्लॉक के तत्वों का। तो हम बोल सकते हैं पहली चीज़ तो कि आवर्त सारणी में समूह कहाँ से लेकर के 13 से लेकर समूह 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आवर्त सारणी जो है उस आवर्त सारणी में समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। दूसरा, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसे पी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो उसे करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा लिख सकते हैं कि कोई तत्व है और उस तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें आने वाला अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, पी उपकोष में अगर प्रवेश करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम परिचय है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि तो है हमारा
कई समूह दिया है, जैसे हमारा समूह क्या दिया, हमारा 13 दिया है। तो समूह 13 के अंतर्गत जो है कुछ तत्वों को क्या किया गया है, हमारा रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे समूह 13 है तो समूह 13 के अंतर्गत हमारा बैगन आलू गाजर है हमारा, तो ये हमारा होगा बैगन आलू गाजर इंडियन, और ये हमारा थाली, ये हमारा वर्ग कौन सा हो गया, 13। वर्ग 14 की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा कांसी शिव, कांसी शिव, कांसी हो गया, शिव गणेश संग पार्वती, ये हो गया हमारा। फिर 15वें समूह की बात करें तो न्यूज़ पेपर आज सब बिक गया, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर 16वें समूह की बात करें तो ये होता है हमारा उससे टेलीफोन, उससे टेलीफोन, ये हो गया। और 17वें समूह की बात करें तो ये होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो ये होता है हीरा ने अरमान कर जीते रहना सिखाया। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पूरे जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा वर्ग 13 से क्या होता है आपका स्टार्ट होता है। ये वर्ग 13 है, क्योंकि इसका पहला तत्व बोरान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोरान परिवार के नाम से जानते हैं, बोरान परिवार कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी वाला को कार्बन परिवार बोलते हैं भाई, कार्बन परिवार। उसके बाद अगर हम बात करें जो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन परिवार या इसी को जो है निकोजन्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, निकोजन कहा जाता है ना। नाइट्रोजन परिवार के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो इस तरीक़े से इसको निकोजन के नाम से जाना जाता है, इसको कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। 17वें समूह को हैलोजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं निकोजन, है ना, इसको बोलते हैं कैल्कोजन, कैल्कोजन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको भाई, हैलोजन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा जो 18वें समूह बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोजन्स कहा जाता है, एरोजन्स कहते हैं। एरोजन्स मतलब हवा में होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोजन्स कहते हैं, एरोजन्स कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आप सामान्य परिचय आवर्त सारणी अर्थात पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हो गया। आगे हमारा पी ब्लॉक के तत्वों के कुछ लक्षण हैं हमारा। तो पी ब्लॉक के तत्वों के अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें आपको जानते हो पी ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं उसमें आवर्त और क्या होता है, हमारा वर्ग होता है। ये हमारा 6 कॉलम अगर मैं कर दूं तो ये हमारा क्या होता है, हमारा पी ब्लॉक के क्या होता है, हमारा तत्व यहाँ पर रखा गया है। तो ये हमारा पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होता है उसमें आपका क्या होता है, जैसे इसी को हम लोग लिख दूँ, बैगन आलू गाजर इंडियन, और ये हमारा थाली है, या कांसी शिव गणेश, है ना, गणेश जी बोलते हैं, संग पार्वती। यहाँ पर अगर हम देखें पी बी तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्वती। उसके बाद हम देखें तो न्यूज़, यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूज़ पेपर आज सब बिक गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा इस तरफ से इस तरफ होता है उसको बोलते हैं आवर्त, ठीक है, आवर्त बोलते हैं। और ऊपर से जो नीचे होता है आवर्त सारणी में जो कॉलम उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो यदि वर्ग में हम ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते हैं तो उनका जो भौतिक गुण है ना, वो क्या होता है, हमारा परिवर्तित होता है। भौतिक गुण क्या होता है आपका, परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है आपका, एक जैसा होता है। तो वर्ग एक के अगर हम वर्गों की बात करें तो वर्ग में जो क्या होता है, हमारा भौतिक गुण क्या होता है, चेंज होता है। भौतिक गुण आपका क्या होता है, परिवर्तित होता है। वर्ग में क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है आपका, परिवर्तित होता है। लेकिन जो रासायनिक गुण होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन रासायनिक गुण कैसा होता है, हमारा एक होता है।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी वर्ग का अंतर्गत आने वाला जितने भी तत्व होते हैं सबका रासायनिक गुण समान होता है, बट भौतिक गुण क्या होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन अगर हम बाएं से दाएं की बात करें, आवर्त की बात करें, तो बाएं से दाएं जाने पर आपका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या होता जाता है, आपका परिवर्तित होता जाता है। तो आवर्त में अगर हम बात करें तो आवर्त में भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या होता है, आपका परिवर्तित होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो परिचय है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। साथ ही साथ आपका ये बोल सकते हैं, ऊपर से देखो बाएं से दाएं जाने पर भौतिक और रासायनिक गुण चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या होते जाता है, आपका भौतिक गुण चेंज होता है, बट रासायनिक गुण क्या होता है, आपका समान ही होता है। उसके अलावा और भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, बाएँ से क्या करते हैं, दाएँ जाते हैं, आधात्विक गुण बढ़ता है, आधात्विक गुण क्या होता है, आपका बढ़ता है, आधात्विक गुण क्या होता है, हमारा बढ़ता है भाई, आधात्विक गुण क्या होगा, आपका बढ़ेगा, आधात्विक गुण क्या होगा, आपका बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सा हमारा होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो अगर हम क्या करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो उसमें आधात्विक गुण बढ़ता है, और ऊपर से अगर क्या करते हैं, नीचे आते हैं तो उसमें धात्विक गुण बढ़ता है। उसी प्रकार बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, आपका बढ़ता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, हमारा बढ़ता है, में वृद्धि होता है, आयनन ऊर्जा में वृद्धि होता है। और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है, में क्या होता है, आपका कमी होता है, ठीक। तो ये बहुत सारे लक्षण इसमें क्या होता है, देखने को मिलता है या होता है। तो ये हो गया आपका अभिलक्षण। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये अगर हम इसकी बात करें तो पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या दिखाते हैं भाई, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि वो एक तत्व एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करे, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है। एक तत्व एक से अधिक क्या कर सकता है, आपका ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। इस वजह से ये क्या करता है, आपका परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कई कारण हैं। जैसे एक हमारा होता है अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, अक्रिय युग्म क्या होता है, हमारा प्रभाव होता है, जो इससे पहले है ना, अक्रिय युग्म प्रभाव जो होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है ये हमारा क्या होता है, एक कारण होता है किसका, ऑक्सीकरण अवस्था का, ये है ना, ऑक्सीकरण अवस्था का परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, तो जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें ये देखा गया है कि जैसे जैसे समूह में क्या करते हैं, हमारा ऊपर से नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होते जाता है, एस ब्लॉक के जो तत्व होता है वो आपका बंध बनाने में जो है भाग नहीं लेता है, केवल नीचे का पी ब्लॉक के तत्व ही भाग लेता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बोरान की बात करें तो इनके अंतिम कक्षक में कितना होता है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा 1p इलेक्ट्रॉन, ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार नीचे का भी होगा, हमारा नीचे का क्या होगा, हमारा ये हो जाता है आपका NH2 और Np कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया है कि समूह में जैसे जैसे क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं, इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल पी कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है। क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि ऊपर वाला जो होता है हमारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग 13 के जो तत्व हैं वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है और +3 भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व होता है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो और इसमें ज़्यादा नहीं करना है। आगे है धात्विक तथा अधात्विक, हमारा क्या देखना है, गुण, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक हमको कैरेक्टर देखना है। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है ऐसे हमारे तत्व हैं, जैसे एस ब्लॉक के पूरा तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। एस ब्लॉक के पूरा तत्व हमारे क्या है भाई, धातु हैं। उसी प्रकार डी ब्लॉक के पूरा तत्व क्या है, हमारे डी ब्लॉक के पूरा तत्व क्या है, धातु हैं। उसी प्रकार आपका जो है
जो है एफ ब्लॉक के पूरा तत्व क्या है, हमारे धातु हैं। तो एस, पी, डी और एफ तीनों ब्लॉक के जो तत्व होते हैं धातु होते हैं। लेकिन पी ब्लॉक ऐसा तत्व है जिनमें आपको धात्विक तत्व भी देखने को मिलता है, अधात्विक तत्व को भी देखने को मिलता है और उपधातु तत्व भी देखने को मिलता है। मतलब इसमें सभी प्रकार के तत्व क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होती जाती है और धात्विक गुण क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली की बात करें, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ता है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है उतने अच्छे धातु होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों में समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आपका धात्विक गुण बढ़ते जाता है और अधात्विक गुण क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें क्या किया जा सकता है, धात्विक गुण और अधात्विक गुण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका धात्विक और अधात्विक गुणों की स्थिति को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। ठीक है, तो इसमें आप जैसे लिखेंगे बैगन हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, इंडियन हो गया और ये क्या हो गया, हमारा थाली हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे जाएंगे तो कांसी, शिव, गणेश, संग, ये हमारा क्या है, पार्वती, ये हो गया। फिर न्यूज, पेपर, आज, सब, विज्ञ, ये हम लोग कर सकते हैं। फिर उससे टेलीफोन, उससे टेलीफोन, ये कर सकते हैं। फिर कल, बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी, ये कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा हीरा, यहाँ से ने, अरमान, कर, जीते रहना सिखाया। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये हमारे जो तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो इनमें से आपका हम बात करें तो ये हमारा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बोरान का बोल सकते हैं, आप चाहेंगे तो बोरान को ले सकते हैं। ठीक है, चाहेंगे तो किसको ले सकते हैं, बोरान को। उसके बाद आपका ये जो होता है हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा बात करें सिलिकॉन की बात करें तो ये हो गया आपका। उसी प्रकार हम लोग बात करें किसका, जर्मेनियम की बात करें, ये जर्मेनियम की बात करते हैं। आर्सेनिक की क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा, ये हमारा एंटीमनी की अगर हम क्या करें, बात करें, टेलियम की बात करें। उसी प्रकार आगे जो हम लोग किसकी बात करें, बिस्मथ की बात करें। तो इस प्रकार से हमारे पोलेनियम की बात करें तो ये हमारे जो क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं, ये उपधातु के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, इसको रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं भाई, इसको उपधातु के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है आपके बुक में भी दिया है, ये सब क्या होते हैं, उपधातु के श्रेणी में होते हैं। ये जो ऊपर वाले होते हैं वो अधातु के श्रेणी में क्या किए जाते हैं, इसको रखे जाते हैं। तो ये हमारे किस में रखे जाएंगे, अधातु में, और नीचे वाले किस में रखे जाएंगे, आपके धातु के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो धातु ये हो जाता है अधातु, और ये जो दिख रहा है ये उपधातु के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से पी ब्लॉक के जो तत्व होता है उसमें सभी प्रकार के तत्व आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ और दिया गया है, ये दिया है हमारा पी ब्लॉक के समूह के प्रथम जो तत्व होता है कि व्यवहार में भिन्नता। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के जितने भी हमारे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, चाहे वर्ग 13 हो, वर्ग 14 हो, वर्ग 15 हो, वर्ग 16 हो। तो जैसे वर्ग 13 में पहला आता है बोरान, ठीक है, फिर आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारा क्या होता है, हमारा फ्लोरीन। तो ये हमारा क्या होता है, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। ये अपने समूह के पहले हमारे क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं। तो ये जो तत्व हैं अपने समूह के पहले जो तत्व होते हैं वो अपने समूह से कुछ गुणों में क्या करते हैं, भिन्नता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें तो बोरान जो होता है वो अपने समूह के अंतर्गत आने वाले तत्व, या कार्बन अपने समूह के अंतर्गत आने वाले तत्व, या नाइट्रोजन अपने समूह के अंतर्गत आने वाले तत्व, या ऑक्सीजन अपने समूह के अंतर्गत आने वाला तत्व से क्या करते हैं, कुछ व्यवहार में क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग असामान्य व्यवहार के नाम से जानते हैं। जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा सा देखना है। पहला इसमें दिया है हमारा अधिकतम संयोजकता। ठीक है,
कोई भी जो हमारा क्या होता है पी ब्लॉक का, अगर हम पहला तत्व की बात करें तो पी ब्लॉक का पहला तत्व क्या है हमारा, बोरान है, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो अगर हम संयोजकता की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, आपका अधिकतम संयोजकता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से बोरान जिनका परमाणु क्रमांक 5 है ये क्या करता है, 2 और 3 होता है। और 3 की बात करें तो ये 3 संयोजकता शो करता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना संयोजकता हमारा, 4 संयोजकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो किसी भी समूह का जो पहला तत्व होता है वो या क्या करता है, आपका सबसे ज़्यादा संयोजकता क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, दिखाता है। उसके अलावा और भी बात करें तो जो पहला तत्व होता है उसमें रिक्त डी कक्षक जो है आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है, जबकि अन्य तत्वों में क्या होता है, रिक्त डी कक्षक क्या होता है, पाया जाता है। तो पहला तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ग का जो पहला तत्व होता है, अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत पहला जो तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, आपका संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसमें कार्बन की संयोजकता जो है होता है वो सबसे क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है ना। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व को छोड़ दें, है ना, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, द्वितीय आवर्त में कौन कौन आएगा, जैसे हमारा बोरान हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन के बाद बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, कितना ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ये हमारे क्या हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। अब इसके नीचे जो आएगा वो हमारा कौन सा आवर्त होगा, हमारा तृतीय आवर्त का तत्व होगा। तृतीय आवर्त तत्व मतलब ये हो गया एल्युमिनियम, इसके बाद होगा सिलिकॉन, इसमें क्या हो जाएगा हमारा फास्फोरस, इसके बाद क्या हो जाएगा सल्फर, और इसके बाद हो जाएगा क्लोरीन। ये हमारे कौन सा आवर्त का तत्व है, द्वितीय आवर्त का तत्व है भाई, है ना। पहले हम लोग देखे वो कौन सा आवर्त का था, हमारा द्वितीय आवर्त का था, ये हमारा कौन सा आवर्त है, तृतीय आवर्त का तत्व है। तो प्रथम आवर्तक के तत्व की बात कर रहे हैं तो वो तो जो है उनकी आकार कम होने की वजह से बोल सकते हैं या जैसे भी है। लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है हमारा, ये जो तृतीय आवर्त है इसमें तो क्या होता है, आपका रिक्त डी कक्षक क्या होता है, आपका पाया जाता है। रिक्त डी कक्षक आपको क्या होता है, देखने को मिलता है, इसमें रिक्त डी कक्षक होता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। या तो ये बोल सकते हैं कि ये हमारे जो प्रथम जो तत्व है वो आपका क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, मतलब अति क्रियाशील होता है, बोल सकते हैं अति क्रियाशील होता है, या भी क्रियाशीलता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होता है, जो प्रथम तत्व होता है उसमें बहुआबंध बनाने की क्या होता है, प्रवृत्ति होता है। क्रियाशीलता मतलब क्रियाशील होते हैं, बोल सकते हैं। बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति मतलब जैसे कार्बन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बनता है तो CO लिखते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड लिखते हैं तो जो है डबल बॉन्ड बनता है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में देख रहे हैं आप, कार्बन के बीच क्या है हमारा, डबल बॉन्ड है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो पहला जो वर्ग है या पहला जो तत्व है उनमें जो है बहुआबंध बनाने की भी क्या होता है, आपका प्रवृत्ति क्या होता है, पाया जाता है। तो ज़्यादा इसमें और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही करने की ज़रूरत है। इतना लगभग उधर का परिचय जितना था वो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं समूह 13 के तत्व, क्योंकि आपका पी ब्लॉक का जो तत्व है वो पी ब्लॉक का तत्व कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा समूह 13 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इस क्लास में हम लोग जो है समूह 13 के तत्व और समूह 14 के तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में उसके यौगिक क्या है, उनके गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या है, सब चीज़ देखने वाले हैं। बाकी समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 के जो तत्व हैं वो हम लोग जो है इसके बाद जो है आपका जो 12th क्लास में है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले किसके पास चलते हैं भाई, समूह 13 के जो तत्व हैं उनके पास क्या करते हैं, चलते हैं। तो समूह 13 के तत्व जो होते हैं उनको क्या नाम से जानते हैं भाई, बोरान परिवार के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पहला तत्व क्या है हमारा, बोरान है। फिर हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। फिर हमारा क्या होता है, गैलियम होता है, जिसको हम लोग बैगन, आलू, गाजर, इंडियन और थाली के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, एक हो जाता है बोरॉन, ये क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होता है हमारा गैलियम, और उसके बाद क्या होता है हमारा इंडियम, ये हो गया। और एक होता है हमारा थैलियम। तो इस प्रकार से कितने तत्व रखा गया है इसके अंतर्गत,
5 तत्व रखा गया है। पहला तत्व कौन है? बोरान है। दूसरा तत्व क्या है? एल्यूमिनियम है। तीसरा तत्व क्या है हमारा? गैलियम है। फिर इंडियम है और लास्ट क्या है हमारा? थैलियम है। ये हमारे जो है वर्ग 13 के अंतर्गत इनको क्या किया गया है? रखा गया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जो 13वें समूह हैं उनका जो भी हमारा क्या होते हैं तत्व को हम परिचय कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, यही उनका सामान्य परिचय है कि इनके अंतर्गत 5 तत्व क्या किया गया है? रखा गया है। बैगन, आलू, गाजर और इंडियन और क्या है हमारा? थाली। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं और ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं जिनको बोरान परिवार के नाम से जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा और कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यदि हम वर्ग 13 की बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये NH2 और Np कितना होता है हमारा? 1 होता है। ये हमारा इसका क्या होता है हमारा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? विन्यास होता है। ये हमारा क्या होता है भाई? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य क्या होता है हमारा? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है हमारा? विन्यास होता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि जो समूह 13 के जो तत्व होते हैं उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारा? NH2 और Np1 होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंतिम कक्षक में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में कितना होता है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है इसमें? अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। और आप जानते हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा लिखा जाता है? तो एक आठ को देख सकते हैं। जैसे बोरान होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक की बात करें तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। ये अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी प्रकार हम एल्युमिनियम की बात करें तो ये हमारा 1s2, 2s2, 2p कितना होता है हमारा? 6, 3s हो गया हमारा। तो ये 10 और ये 2 हो गया और 3p1 होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं अंतिम में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका? 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाया जाता है। तो इस तरीक़े से आप देख रहे हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। बाकी का भी आप क्या कर सकते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर गैलियम का, इंडियम का और थैलियम का क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, बताया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर क्या किया गया है? दिया गया है हमारा यहाँ पर। जैसे बोरान का तो मैं बता दिया आपको, ये बोरान का हो गया, ये एल्युमिनियम का हो गया। उसी प्रकार गैलियम जिसका परमाणु क्रमांक 31 होता है, इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका इंडियम दिया है, उसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। लास्ट हमारा थैलियम है, इनका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समूह 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब थोड़ा सा उपलब्धता की बात करते हैं। उपलब्धता और प्राप्ति की क्या करते हैं हम लोग? बात करते हैं। उपलब्धता या प्राप्ति एक्यूरेंस कहा जाता है। किस अवस्था में हमारे समूह 13 के तत्व क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो बोरान प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। बोरान जो होता है ये पहला तत्व होता है हमारा समूह 13 के तत्व। अगर इसकी बात करें तो ये फ्री स्टेज में नहीं होता है, फ्री फॉर्म में नहीं होता है ना, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है और वास्तव में दुर्बल तत्व होता है। और ये हम जानते हैं तत्व कौन है, हम जानते हैं। और भूपर्पटी में बोरान की अगर हम उपलब्धता की बात करें तो बहुत कम 0.001% ही आपको क्या होता है ये देखने को मिलता है और उससे भी कम होता है। बोरान के 2 समस्थानिक यहाँ पर दिया गया है आपका। ये हमारा होता है बोरान का 2 समस्थानिक। जैसे बोरान का कितना होता है हमारा? 5 होता है। तो 5 दूनी कितना हो जाता है हमारा? 10, है ना। और 11, तो यहाँ पर 11 बोल सकते हैं और ये 12। तो बोरान के कितने समस्थानिक हैं हमारे? 2 समस्थानिक क्या होता है यहाँ पर देखने को क्या होता है? मिलता है। 2 समस्थानिक हैं जिसमें आपका जो बोरान के 5 दूनी जो 10 और जो 11 वाले हैं वो लगभग 81% आपको क्या होता है देखने को मिलता है। बोरान संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, बोरेट के रूप में, आर्थोबोरिक अम्ल के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया गया है। सबसे पहले जो आपका बोरान है वो किस रूप में पाया जाता है? तो बोरेक्स के रूप में क्या होता है? प्रकृति में क्या होता है? पाया जाता है, जिसका सामान्य फार्मूला Na2B4O5OH4 और 8H2O होता है। नहीं तो आप लिख सकते हैं Na2B4O7 10H2O, ये भी लिखा जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक क्या कर सकते हैं आप बोरेक्स का सूत्र में क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये आपका दिया है Na2B4O7 और 10H2O। ये हमारा क्या होता है? हमारा बोरेक्स का क्या होता है? सूत्र होता है। और इसमें क्या होता है आपका? बोरान क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद दिया है कार्नाइट दिया है हमारा।
कार्नाइट की बात करें तो कार्नाइट का सूत्र भी पहले जैसा है हमारा Na2B4O7 दिया है, बट यहाँ पर पानी की अणु कितना दिया हमारा 2 अणु दिया है। तो ये हमारा कार्नाइट का क्या होता है सूत्र होता है। फिर एक हमारा कोलेमेनाइट दिया है। कोलेमेनाइट यहाँ पर दिया है जैसे कैल्शियम, ये हमारा B3O4OH3 2H2O, नहीं तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कैल्शियम के 2 हो गया, B6 हो गया, O11 हो गया और 5H2O। ये हमारे क्या होते हैं कोलेमेनाइट होता है, जिसमें क्या होता है बोरान पाया जाता है। तो बोरान जो होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है इस प्रकार से संयुक्त अवस्था में विभिन्न प्रकार की यौगिक के रूप में पाया जाता है। एक आर्थोबोरिक अम्ल होता है जिसका फार्मूला आपका H3BO3 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या होता है संयुक्त अवस्था में बोरान इस अवस्था में क्या होता है आपका देखने को मिलता है। और अगर हम भारत में बोरेक्स की बात करें तो पुंगा घाटी, लद्दाख, सांभर झील इस सब में क्या होता है मिलता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है बोरेक्स का फार्मूला क्या है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा बोरान, है ना, और बोरान किस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीक़े से आप बता सकते हैं कि बोरान जो होता है संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इनके 2 समस्थानिक होता है और ये संयुक्त अवस्था में इस प्रकार से क्या होता है आपका पाया जाता है। तो ये आपका हो गया भाई। आगे है समूह 13 के जो तत्व होते हैं। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है हमारे जो पृथ्वी है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है आपका पाया जाता है। अगर हम क्रम की बात करें तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में 13वां स्थान पर इनको क्या किया गया है रखा गया है। कौन सी स्थान 13वां बोलता हूँ, तीसरे स्थान पर रखा गया है। कौन सी स्थान पर, तीसरा स्थान पर रखा गया है। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई तत्व है तो तीसरा नंबर में कौन आता है हमारा एल्युमिनियम आता है ना। पृथ्वी पर भार के अनुसार ये आपका 8 से जो है आपका इधर 13% बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तीसरा तत्व होता है। पहला में ऑक्सीजन और दूसरा में सिलिकॉन को जगह मिलता है। ऑक्सीजन 45.5% और सिलिकॉन जो है आपका 25.72% क्या होता है पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है और तीसरा नंबर में हमारा कौन आता है एल्युमिनियम को रखा गया है। और अगर धातु के हिसाब से देखा जाए तो एल्युमिनियम जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की श्रेणी में क्या किया जाता है रखा जाता है। धातु बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में, और तत्वों के हिसाब से बोलेंगे तो तीसरा मात्रा में सबसे ज़्यादा उपलब्धता एल्युमिनियम को देखने को मिलता है। उसके अलावा एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट के रूप में होता है। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। ये हमारा बॉक्साइट का फार्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और पानी के 2 अणु को हम लोग क्या बोलते हैं बॉक्साइट बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। क्रायोलाइट की बात करें तो ये Na3Alf6 होता है ना, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड बोलते हैं। फेल्डस्पार की बात करें तो इसका फार्मूला KAlSi है ना, ये हम लोग होता है O3Si है ना, Si हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ये हो जाएगा Si और 3 बोल सकते हैं और वो 8 होता है। ठीक, इसी प्रकार हम जो है माइका की बात करें तो ये होता है KAl2Si2OL Si2AlO10 और ये हमारा क्या होता है OH2 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। और बेरिल की बात करें तो B3Al2Si6O18 को प्रदर्शित करता है। और लास्ट एक कोरंडम होता है, ये जो कोरंडम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं Al2O3 से प्रदर्शित करता है। तो कम से कम इसको 2-3 याद रख सकते हैं, बॉक्साइट को, एक क्रायोलाइट को और एक कोरंडम को। कोरंडम क्या होता है जो विभिन्न प्रकार के हम लोग जो अंगूठी होता है जिसमें तरह तरह के जो चमकीला युक्त जो पत्थर हम क्या करते हैं धारण करते हैं, वो क्या होता है रियल में कोरंडम होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है आपका Al2O3 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। इसी को हम लोग पुखराज, नील ये सब के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका समूह, आपका जो 13 के जो तत्व हैं उनमें आपका एल्युमिनियम की प्रकृति पर उपलब्धता किस प्रकार से होता है हम लोग बता सकते हैं। आगे आप देखना है, अब गुणों में भिन्नता देखेंगे। मतलब समूह 13 के जो तत्व होते हैं उस समूह 13 के जो तत्व हैं उनके हमको क्या देखना है गुण देखना है। तो यहाँ पर देखना है समूह 13 के जो तत्व हैं उनको गुण देखेंगे
तो कौन कौन से गुण हैं तो देखते हैं। पहला हम लोग क्या देखेंगे, भौतिक गुण धर्म देखेंगे, जो आप पहले क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। उसी प्रकार से हमको भौतिक गुण देखते जाना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं भाई, ठीक है। तो भौतिक गुण में बोरान परिवार के भौतिक गुण यहाँ पर दिया गया है, और इसमें दिया है कि समूह 13 में बोरान जो होता है अधातु होता है। अधातु होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। शेष हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। और धात्विक गुण जो होता है वो बोरान से आपका थैलियम तक जाने पर क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। तो पहला आपका गुण क्या दिया है, धात्विक गुण। तो यहाँ पर जैसे बैगन, आलू, गाजर, इंडियन और हम थाली की बात करें तो इसमें जो बोरान होता है ये हमारा अधात्विक प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, हमारा अधातु होता है। और फिर जो है एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्रमशः क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होता है, हमारा बढ़ते जाता है, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, मुक्त करना उतना ही क्या हो जाता है, आपका आसान हो जाता है। और आसान हो जाने की वजह से क्या होता है, आपका जो है धात्विक गुण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो शुरू के जो तत्व है बोरान, ये अधात्विक प्रकृति का होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं धात्विक गुण बढ़ते जाता है, क्योंकि आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाता है। और बोरान की बात करें तो बोरान जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो ये बस इसमें इतना ही। परमाणु आकार की बात करें तो जस्ट अभी बताए हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, हम लोग नीचे आते जाते हैं, आकार क्या होते जाता है, आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु आकार होता है वो क्या होता है, आपका बढ़ता है। और परमाणु आकार बढ़ने के कारण ये है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर कक्षा आपका क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। इस वजह से परमाणु आकार जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। यही दिया है कि समूह 13 के तत्व में परमाणु आकार की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपका बढ़ता है। वजह ये होता है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से कक्षक की संख्या भी क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है, और इस वजह से क्या होते जाता है, आपका आकार भी बढ़ते जाता है। और परिरक्षण जो प्रभाव होता है आपका वो भी बहुत ज़्यादा होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, किसी भी अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उससे पहले वाले कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षण ही आपका क्या कहलाता है, आपका परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से कक्षक की संख्या बढ़ती है, कक्षक की संख्या बढ़ती है, कक्षक की संख्या बढ़ने से त्रिज्या बढ़ती है ना, और साथ ही साथ परिरक्षण प्रभाव भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें और नहीं है, इतना ही। आगे है घनत्व की बात करें तो घनत्व हम लोग अगर देखें तो घनत्व मतलब होता है वजन। तो समूह 13 के तत्वों का जो घनत्व है बोरान से एल्युमिनियम तक लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। और बढ़ने के पीछे कारण है कि ऊपर से नीचे आने पर बोरान से लेकर के आगे आप जो है थैलियम तक अगर जाते हैं तो उसमें क्या होते जाता है, आपका जो परमाणु भार है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। उसके अलावा धात्विक गुण भी बढ़ते जाता है। इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है या बढ़ती है भाई। तो ये आपका घनत्व की बात हो गया। आगे अगर हम बात करें गलनांक एवं क्वथनांक की, गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उबलना और पिघलना। तो समूह 13 के जो तत्व होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक की बात करें तो नियमित क्रम नहीं पाया जाता है। नियमित क्रम नहीं पाया जाता है मतलब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, बोरान से अगर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर या तो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, ऐसा नहीं है। अनियमितता क्या होती है, पाई जाती है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं, इसमें अनियमितता देखने को मिलती है। क्योंकि बोरान से लेकर के गैलियम तक बात करें, अगर हम बोरान से लेकर कहाँ तक बात करें, गैलियम तक की बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। बोरान का, एल्युमिनियम का और गैलियम का क्रिस्टली संरचना पाई जाती है, और इस वजह से बोरान की असामान्य क्रिस्टली संरचना के कारण इनकी जो गलनांक होती है वो 2100 है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सबसे उच्च होती है। और बोरान के 4 अपरूप यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि गलनांक क्वथनांक के कोई निश्चित क्रम नहीं है। इस समूह में सबसे ज़्यादा गलनांक किसकी होती है, हमारी बोरान की होती है, क्योंकि उनकी क्रिस्टली संरचना पाई जाती है, और क्रिस्टली संरचना के कारण जो है इनकी गलनांक 2100 डिग्री है, जो अपने समूह में सबसे ज़्यादा क्या होती है, आपकी पाई जाती है। तो इस तरीक़ा से बाकी अन्य जो तत्व हैं उनके गलनांक क्वथनांक, जैसे एल्युमिनियम की बात करें, गैलियम की बात करें, इंडियम की बात करें, थैलियम की बात करें, अनियमित रूप से क्या होती है, घटती है बोल सकते हैं। तो ये आपका गलनांक क्वथनांक।
आयनन एंथैल्पी आप जानते हैं किसी परमाणु के 72वें कोष में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है ना। ये पहले पढ़ चुके हैं भाई, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपकी क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी। तो हम बोले अगर बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली की, तो ऊपर से नीचे आने पर चूंकि आकार क्या होती है, बढ़ती है, जिससे हमारा नाभिक की आवेश क्या होती है, कम होती है, या नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की आवेश कम हो जाती है। तो उस स्थिति में ऊपर से नीचे आने पर आपका आयनन ऊर्जा का मान क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। तो ये हम जानते हैं इन तत्वों के बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है हमारी, N2 है ना, NS क्या होती है हमारी, NS2 होती है, और NP क्या होती है हमारी 1 होती है, जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पाई जाती है। और उस स्थिति में S जो है अंदर वाला भाग है, P जो है हमारा बाहरी कक्षक में पाई जाती है। तो P कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से तो निकल जाती है, लेकिन बाकी जो अंदर में बच जाती है कौन सा हमारा NH2 का, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना P की अपेक्षा क्या होती है, कठिन होती है। चूँकि P ब्लॉक के जो तत्व का जो 13वें समूह का तत्व है उनके अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं, जिनमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है P कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होती है, S कक्षक में पाई जाती हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉनों में से सबसे जो बाहरी कक्षक अर्थात P कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने में आपको कम जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है ना। प्रथम जो आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है। उसके बाद जो हमारा एस कक्षक का जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से और ज़्यादा क्या होती है, प्रबलता के साथ बन जाती है। जब अंतिम कक्षक पी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो ये नाभिक के नज़दीक होने की वजह से नाभिक से और ज़्यादा नज़दीक से आकर्षण से बन जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 13वें समूह के तत्व हैं जिनके अंतिम कक्षक में P में 1 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो P कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होती है, लेकिन S के 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उस स्थिति में यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी का जो क्रम होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। जैसे अंतिम कक्षक है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। अर्थात प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है ना, फिर द्वितीय आयनन ऊर्जा उससे ज़्यादा, और तृतीय आयनन ऊर्जा उससे भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब अंतिम तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अंतिम कक्षक को निकालने के लिए कम ऊर्जा, बाकी 2 बच गया, उनमें से एक को निकालते हैं दूसरा नंबर को तो उससे ज़्यादा ऊर्जा, और तीसरा नंबर को निकालें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। तो इस तरीक़ा से आयनन एंथैल्पी को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। तो ये हो गया आपका आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड बातें। ऋण विद्युतता की बात करें तो ऋण विद्युतता की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर ऋण विद्युतता का मान क्या होती जाती है, आपकी घटती जाती है। क्या होती है हमारी, घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम और देने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही वजह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपका विद्युत ऋणता क्या होती जाती है, आपकी घटती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। आक्सीकरण अवस्था की अगर हम बात करें समूह 13 के तत्वों का, तो समूह 13 के जो तत्व हैं उनकी अगर हम आक्सीकरण अवस्था देखें तो नियमतः तो ये आक्सीकरण अवस्था कितना होता है हमारा, +3 आक्सीकरण अवस्था क्या करती है, प्रदर्शित करती है। क्योंकि इनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, आपकी बैगन, आलू, गाजर, इंडियन और ये थाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नियमतः तो 13 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो 2, 8 और कितना होता है हमारा, ये 3 होती है। मतलब अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पाई जाती है। तो उस स्थिति में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। बट ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण है ना, हमारा जो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखा गया है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपका इंडियम और थैलियम में से जो NS कक्षक होता है, इस कक्षक इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेती है, केवल हमारा P कक्षक का ही इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेती है। इस वजह से ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अर्थात 3+3 वाला भी दिखाती है
ऊपर वाले 3+ या 3- दिखाती है, और नीचे वाले जो है आपका 3+ है ना के अलावा +1 या 3+ ना दिखा करके +1 दिखाती है। मतलब यहाँ पर ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्या करती है, प्रदर्शित करती है। परिवर्ती क्या होती है हमारी, आक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। आगे दिया है हमारा रासायनिक गुण। इतना में हमारा भौतिक गुण क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। रासायनिक गुण, तो रासायनिक क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो हमारे जो समूह जो भी 13 के तत्व हैं वो रासायनिक क्रियाशीलता क्या करती है, आपकी प्रदर्शित करती है। यहाँ पर जैसे आपका दिया है BF3, BCl3 इत्यादि में बोरान पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण लुईस अम्ल की तरह क्या करती है, ये व्यवहार करती है। जैसे हम लोग रासायनिक क्रियाशीलता आगे अभी देखने वाले हैं, तो ये हमारा बोरान के हैलाइड है, बोरान के क्लोराइड हैं। अगर इसमें बात करें तो बोरान पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से जितने भी हमारे बोरान के हैलाइड होते हैं वो लुईस आपकी अम्ल की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि लुईस ने कहा है कि वे तत्व जिनके पास या वे यौगिक जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आपकी कमी होती है, ऐसे यौगिक क्या कहलाती है, आपकी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। और बोरान के जितने भी हैलाइड होती हैं वो लुईस अम्ल की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं, क्योंकि इनके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, कमी होती है, जिनको वो दूसरे से ग्रहण करके एक बंध उपसहसंयोजी बंध का क्या करती है, निर्माण करती है। और यहाँ पर लुईस अम्ल की क्रमशः बंध की सामर्थ्य दी गई है। जैसे ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आपकी बोल सकती हैं लुईस अम्ल की तरह, फिर क्लोरीन जो है, फिर हमारा ब्रोमीन जो है, और लास्ट जो है आयोडीन जो होता है, ये आपके लुईस अम्ल के सामर्थ्य के क्रम को क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। तो ये रासायनिक क्रियाशीलता के अंतर्गत कुछ कुछ दिया गया है भाई। इसका कारण ये है BF3 में वो फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए जो है बोरान के रिक्त पी कक्षक के मध्य अधिकतम होता है। तो ये सब उतना नहीं है। शेष हमारे तत्व गैलियम, मीडियम, थैलियम आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। तो जो हम पहले पढ़े हैं, अगर हम बात करते हैं बोरान के जो हैलाइड होते हैं ये हमारे ससंयोजी प्रकृति के होती हैं। बाकी अगर हम एल्युमिनियम की क्लोराइड बात करें या गैलियम की क्लोराइड की बात करें, ये सब जो है हमारे आयनिक प्रकृति को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं। और यह प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी समूह 13 के जो तत्व होते हैं उनमें अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान की जो यौगिक होती है वो ससंयोजी प्रकृति की होती है, और बाकी अन्य तत्वों की जो यौगिक हैं वो आयनिक प्रकृति की होती हैं। और ऊपर से नीचे आने पर आपका जो है आयनिक लक्षण क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। और आयनन एंथैल्पी क्या होती जाती है, परमाणु आकार बढ़ने के साथ घटती जाती है। ठीक है, और लुईस अम्ल का गुण भी कम होती जाती है। आगे हमारा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड द्विलक के रूप में क्या होती है, पाई जाती है, डाइमर के रूप में क्या होती है, आपकी पाई जाती है। जैसे ये एल्युमिनियम है हमारा, तो ये Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ठीक है। इस प्रकार से ये डाइमर के रूप में क्या होती है, आपकी पाई जाती है, डाइमर के रूप में देखने को मिलती है। तो ये उतना नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आगे है अधिकतर त्रिसंयोजी यौगिक, है ना, आपका ससंयोजी होती है, sp3 संकरित होती है, ये सब चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हैलाइड होती है वो आपके संकरण में क्या से होती है, sp3 संकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा नंबर का होता है अपचायक प्रकृति। कौन से हमारा, अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति की बात करें तो बोरान परिवार अपचयन विभव को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि बोरान परिवार प्रथम तत्व अपचायक नहीं है ना, क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बहुत कम होती है। वैसे आप जानते हैं अपचायक गुण क्या होता है भाई, तो किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की जो क्षमता होता है वही उनका क्या होता है, अपचायक गुण होता है। और समूह 13 के जो तत्व होते हैं उस समूह के 13 के तत्वों में अगर हम बात करें तो समूह 13 के तत्वों में बात करें तो बोरान का जो अपचायक गुण होता है वो कम होता है, अपचायक जो क्या है हमारा गुण है वो क्या होता है, कम होता है। और बाकी जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से त्याग सकते हैं। अतः जो है उनका जो अपचायक गुण होता है वो क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। जैसे जेली विलेयर में एल्युमिनियम एक अपचायक के भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इनका आयनन एंथैल्पी ऊर्जा उसको मिल जाती है। तो अपचायक गुण क्या होता है, बोरान का कम होता है, और बाकी का अगर हम बात करें तो अपचायक गुण क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उसका आपका उतना ही क्या होता है, आपका अपचायक गुण होता है।
आगे वायु के प्रति क्या दिया है हमारा अभिक्रियाशीलता, तो जो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे जो बोरान परिवार के जो सदस्य हैं वो अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब अक्रियाशील होते हैं, फिर भी वायु के संपर्क में आने पर बोरान परिवार के जो सदस्य हैं वो कई प्रकार के ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे हमारा बोरान ऑक्साइड यहाँ पर बोल सकते हैं, कौन सा ऑक्साइड, हमारा बोरान के जो ऑक्साइड होते हैं ये होता है हमारा B2O3, ये होता है हमारा आपका Al2B है ना, O3, ये हमारे विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो बोल सकते हैं कि समूह जो भी 13 के जो तत्व होते हैं वो वायु के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम लोग बोरान की बात करें तो बोरान ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, B2O3 बनाता है, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, 2 तिया 6, ये 4 आ जाता है। तो बोरान ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है हमारा, बोरान के ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड है यहाँ पर Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है बैलेंस करने के लिए 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 2 दूनी हमारा 4। तो बोल सकते हैं इस प्रकार से कि जो भी 13वें समूह के जो तत्व हैं वो 13वें समूह के तत्व क्या करते हैं, आपके ऑक्साइड का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं, किसके साथ, वायु के साथ। ठीक है, आगे हमारा दिया है B2O3 की अगर हम बात करें तो बोरान के ट्राई ऑक्साइड होता है और इनकी जो प्रकृति है अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, अन्य सदस्य भी इसी प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें से आपका जो B2O3 बनता है जिसको बोरान ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आधात्विक प्रकृति का जो तत्व होता है उसका जो ऑक्साइड है या उसका जो हाइड्रोक्साइड है वो अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। और जो धात्विक प्रकृति का जो तत्व होता है उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बोरान जो होता है वो जनरली आधात्विक प्रकृति को शो करता है, इस वजह से इनके जो ऑक्साइड होते हैं या जो होते हैं हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अम्लीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्षारीय ऑक्साइडों में जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कोबाल्ट जो ऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करके मेटाबोरेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या मोटाबोरेट क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारा जो क्या होता है, जो B2O3 होता है वो किसके साथ, हमारा CuO के साथ क्रिया करके ये मेटाबोरेट का क्या करता है, निर्माण करता है, या कॉपर मोटाबोरेट का निर्माण करता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण अम्ल क्षार दोनों के साथ संयोजित होकर के विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, आपके लवण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो ये सब हमारे कुछ रासायनिक गुण हैं जो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे हमारा दिया है जल के प्रति अभिक्रियाशीलता। हमारे समूह जो 13 के तत्व होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है वो पानी के साथ क्रिया करे अगर, तो ये पानी टूटता है H+ आयन और OH- आयन में, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, इनकी संयोजकता जो होती है वो हमारा कितनी होती है, 3 होती है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर हम कितना करना पड़ेगा, हमको 3 करते हैं तो नहीं बन रहा है, तो इसको 2 करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6, उस स्थिति में 2, तो यहाँ पर रख के आपका क्या हो जाता है 3H2 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बोरान परिवार के जो सदस्य हैं वो जल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके आपका क्या करता है, आपका इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और एल्युमिनियम भी ठंडे जल में कोई क्रिया नहीं करता है, बट एल्युमिनियम को मरकरी अमलगम अधिक क्रियाशील होता है, ठंडे जल को अवघटित कर देता है। तो वो सब नहीं करना है आपको, जल के साथ क्रिया कर रहा है उसको देखो। तो जल के प्रति अभिक्रियाशीलता, तो हमारे जो एल्युमिनियम होते हैं या बोरान परिवार के जो सदस्य होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी गैलियम हो गया है ना, उसी प्रकार आपका इंडियम हो गया है ना, और क्या हो गया, ये सब जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके थैलियम गैलियम के अपेक्षा क्रियाशील होते हैं और कई प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अम्ल और क्षारों के प्रति क्रियाशीलता, भाई अम्ल और क्षारों के प्रति क्रियाशीलता थोड़ा सा देखते हैं। अम्ल तथा क्षारों के प्रति क्रियाशीलता भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या होता है। तो जैसे हमारा क्या होता है, ये एक हमारा H2SO4 दिया है, H2SO4, और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल दिया है
के मिश्रण के साथ ये क्रिया करके बोरिक अम्ल बनाता है। जैसे हमारा बोरान का दिया है, बोरान की बात करें तो अगर हम इसको क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर ये हमारा आर्थोबोरिक अम्ल क्या करता है, देता है। क्या देता है हमारा ये आर्थोबोरिक अम्ल देता है, साथ में हमारा NO2 देता है। तो उस स्थिति में इसका मात्रा कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 ले लेते हैं तो इतना नाइट्रोजन कितना हो जाता है हमारा, 3 हो जाता है। ये हमारा 3 हो गया, तो 3 3 9, तो 3 दूनी 6, 6 3 9। इस तरीक़ा से आर्थोबोरिक अम्ल क्या हो जाता है हमारा प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोबोरिक अम्ल, आर्थोबोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो बोरान होता है, ये बोरान किसके साथ क्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके आर्थोबोरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है आपका, मुक्त करता है। उसी प्रकार यदि हम क्या करते हैं, बोरान को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देते हैं, इसको क्रिया करा देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है आपका Na3 बोल सकते हैं, BO3 सोडियम के क्या होते हैं, बोरेट क्या करता है आपका प्राप्त होता है। ये हमारा कितना कर देते हैं, अगर 3 कर देते हैं तो उस स्थिति में कितना हो जाता है हमारा सोडियम का, अगर हम बोरेट देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा बोरान और ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर अगर 6 कर दें तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, 2 तिया कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 2 तिया 6 हो गया, बोरान 1 हो गया, मतलब 3 दूनी 6। यहाँ से क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन चला जाता है, तो यहाँ से आपका सोडियम बोरेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत सारा क्रियाशीलता है जो कि जो बोरान परिवार हैं उनके अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो उतना ज़्यादा उससे क्वेश्चन नहीं करता है भाई। आगे है हमारा, ये है महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ तथा बोरान के असंगत व्यवहार। इसमें पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे हाइड्राइडों का निर्माण। यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारा, हाइड्राइड किसे बोलते हैं भाई, तो कोई भी तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके जो यौगिक क्या करता है, बनाता है, वो उसका क्या कहलाता है हमारा हाइड्राइड कहलाता है। तो वैसे ही बोरान परिवार के जो सदस्य हैं, अर्थात बैगन मतलब बोरान है ना, एल्युमिनियम है ना, गैलियम है, इंडियम है और ये हमारा थैलियम है, ये भी क्या करते हैं हमारे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अर्थात क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं वो हाइड्राइड कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट क्रिया करते हैं। हमारे जो क्या होते हैं, बोरान परिवार के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जो है प्रत्यक्ष रूप से क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि जो है अप्रत्यक्ष रूप से मतलब अपरोक्ष रूप से क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो हाइड्राइड क्या होता है, तो किसी भी तत्व का हाइड्रोजन के साथ जो संयोग से बना यौगिक होता है वही आपका क्या कहलाता है, हाइड्राइड कहलाता है। और बोरान परिवार के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से संयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो पहला हम किसके पास चलते हैं, बोरान के हाइड्राइड, बोरान के हाइड्राइड। वैसे बोरान के बहुत सारे हाइड्राइड बनता है ना, और उनके हाइड्राइड को हम लोग जो है बोरेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, या बोरेन कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि आपका बोरेन क्या होता है, तो बोरान के हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं, बोरेन के नाम से जानते हैं या बोरेन कहा जाता है। और बोरान के कई प्रकार के हाइड्राइड क्या होते हैं, आपके होते हैं या इनके देखे गए हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या बना, बोरेन क्या है, तो बोल सकते हैं बोरान के जो हाइड्राइड होता है उस बोरान के हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं, बोरेन कहते हैं। और बोरान के कई प्रकार के हाइड्राइड दिया गया है, जिसको आगे यहाँ पर 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। एक पहला होता है हमारा, ये होता है हमारा Bn और Hn है ना, प्लस क्या होता है हमारा 4, और एक हमारा सेकेंड जो होता है ये होता है आपका Bn Hn प्लस क्या होता है हमारा 6। तो ये 2 प्रकार का हमारा क्या दिया है, हमारा बोरेन दिया गया है। पहला वाला को बोलते हैं नीडो बोरेन, क्या बोलते हैं इसको, नीडो बोरेन कहा जाता है, नीडे बोरेन कहा जाता है या बोरेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, नीडो बोरेन कहते हैं, बोरेन। ठीक है,
ये हो जाता है हमारा बोरेन्स, बोरेन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसको? नीडो बोरेन्स कहते हैं। तो नीडो बोरेन होता है जिसमें नीडो का अर्थ क्या होता है हमारा? नेक्स्ट, मतलब क्या होता है हमारा? घोंसला होता है। क्या होता है हमारा? घोंसला। नेक्स्ट मतलब होता है हमारा घोंसला। तो पहला हमारा जो BnHn4 है, इनको हम लोग कौन सा बोरेन बोलते हैं? नीडो बोरेन बोलते हैं। नीडो का अर्थ होता है घोंसला, मतलब इसके अंतर्गत आने वाले जो भी यौगिक होता है उन यौगिक का जो संरचना होता है वो घोंसला जैसा क्या होता है आपका? संरचना क्या होता है आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर हम मान रखना स्टार्ट करें, क्योंकि n की जगह हम 1 2 3 4 रख सकते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर BnHn लिखते हैं और +4 करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कितना रख दें? यहाँ पर अगर 2 रख दें तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 ये कितना हो जाएगा हमारा? 4। तो कितना हो जाएगा हमारा? B2S6 हो जाएगा। तो एक बोरान क्या हो जाएगा हमारा? B2S6 हो गया। अगर हम 3 रखते हैं तो ये 3 हो जाता है। तो 3 और 4 3 कितना होगा? यहाँ पर अगर हम कितना रख दें? 3 रख दें, ठीक है। तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया? 2 और ये 4, ठीक है। तो हमने क्या रखा? B2S6 रख दिया। अब हमने बोरान की जगह 2 रखा, H की जगह 2 रखा, है ना। तो ये हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं? 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो कितना होगा भाई हमारा? तो ये हो जाएगा बोरान की जगह 3, हाइड्रोजन की जगह भी 3, प्लस कितना हो जाएगा आपका? 4। तो कितना हो जाएगा? C3H7। इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। अगर 4 करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका? 8। तो B4 यहाँ पर क्या होता है हमारा? B4H कितना होगा आपका? ये हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा आपका? 8। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं। तो कितना प्रकार का बोरेन होता है हमारा? ये 2 प्रकार का बोरेन होता है। पहला हमारा जो बोरेन है, ये बोरेन होता है हमारा BnHn+4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीडो बोरेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नीडो बोरेन कहा जाता है या नीडो बोरेन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बोरेनस। तो नीडो बोरेन, नीडो का अर्थ क्या होता है भाई हमारा? नेक्स्ट होता है, मतलब क्या होता है हमारा? घोंसला होता है। तो इस प्रकार का जो भी हमारा क्या होता है? डाई बोरेन बनता है या बोरेन बनता है, उसकी संरचना कैसा होता है हमारा? घोंसला नुमा क्या होता है? आपको संरचना क्या होता है देखने को मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होता है? अगर हम यहाँ पर मान लो n बराबर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर कितना रखते हैं हम लोग? 4 रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं? 2 रख दिए B के जगह, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे और 4, तो कितना हो जाएगा आपका? B2S6 हो गया। उसके बाद अगर हम 3 रखेंगे तो B3 आपका कितना हो जाएगा? 3 4 3 कितना हो गया हमारा? 7। फिर रखेंगे तो B4 4 दूनी कितना हो गया हमारा? 8। तो ये हमारा पहला जो बोरेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीडो बोरेन के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है? BnHn प्लस कितना होता है हमारा? 6 होता है। तो इसके आधार पर एग्जाम्पल रखें तो कितना हो जाएगा आपका? B6 हो गया। और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं? 6 रखते हैं अगर, या 5 रखें, अगर हम क्या रखें यहाँ पर? 5 रख दें। किसके जगह? बोरान के जगह कितना रखें? अगर 5 रखें तो 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, है ना। 11 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम 6 रखें, 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो गया। तो इसको बोलते हैं पेंटाबोरेन। इसका नाम क्या होता है? पेंटाबोरेन। इसका नाम क्या होता है हमारा? हेक्साबोरेन। हेक्साबोरेन होता है। और इसका नाम क्या होता है हमारा? डाईबोरेन। डाईबोरेन। इसको क्या नाम होता है? ट्राईबोरेन। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राबोरेन। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। बोरान के हाइड्राइड क्या होता है, या क्वेश्चन करेगा बोरेन क्या होता है, तो बोल सकते हैं बोरान के जो भी हाइड्राइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बोरेन कहते हैं। और बोरान के बहुत सारे हाइड्राइड हैं। फिलहाल यहाँ पर बोरान के जो हाइड्राइड है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा नीडो बोरेन, जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है हमारा? BnHn+4 होता है, जहाँ पर n की जगह 2 3 4 रखा जा सकता है। उसके आधार पर इसका एग्जाम्पल डाईबोरेन, ट्राईबोरेन, टेट्राबोरेन बनता है। एक दूसरा हमारा बोरेन होता है
इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा कौन सा, ये होता है BnHn6 होता है। इसको एरेक्नोबोरेन बोलते हैं, एरेक्नो क्या बोलते हैं इसको, बोरेन कहा जाता है। और एरेक्नोबोरेन इसका जो अर्थ होता है स्पाइडर होता है, और स्पाइडर मतलब इसका जो संरचना होता है वो मकड़ी की जाल की तरह होता है। तो दूसरा हमारा क्या होता है, एरेक्नोबोरेन होता है, जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है आपका BnHn+6 होता है, जिसका सामान्य यहाँ पर देखा जाए तो पेंटाबोरेन हेक्साबोरेन वो इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीक़ा से बोरान का जो हाइड्राइड है उसको बताया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपके 11वीं क्लास में भी पूछ सकता है भाई कि बोरेन क्या होता है, तो बोल देना कि बोरान के जो भी हाइड्राइड होते हैं उनको बोरेन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक नीडो बोरेन और एक होता है हमारा एरेक्नोबोरेन। नीडो बोरेन जो होता है उसका अर्थ जो है घोंसला या नेक्स्ट होता है, अर्थात इस प्रकार के बोरेन की संरचना घोंसले के समान होता है, जबकि दूसरा वाला जो होता है उसमें स्पाइडर के समान होता है। नीडो बोरेन का सामान्य सूत्र BnHn+4 होता है, और इसमें BnHn+6 से क्या होता है, इनका संरचना क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोरान के हाइड्राइड बता सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के जो हाइड्राइड हैं वो बहुलकी अवस्था में क्या होता है आपका पाया जाता है, बहुलक अवस्था में होता है। और समूह के अन्य सदस्य के जो सदस्य के हाइड्राइडों से इसका हाइड्राइड थोड़ा क्या होता है आपका कम स्थायी होता है। ठीक, उसके अलावा समूह 13 के सभी हाइड्राइड दुर्बल क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। हम शुरू में देख चुके हैं कि जो भी हमारे क्या होते हैं समूह 13 के जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे BH3 की बात करें या AlH3 की बात करें, ये सब के सब क्या होते हैं, दुर्लभ लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि सब के पास लोन पेराप्लेक्टान की क्या होता है आपका कमी होता है, और कमी होने की वजह से ये दुर्लभ लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और ये लुईस क्षार जो होता है उसके साथ क्या करते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, और संयुग्मित होकर के जो है आपका कई प्रकार के योगात्मक यौगिक जो है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कुछ योगात्मक अभी दिया है हमारा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, लिथियम बोरोहाइड्राइड हो गया, लिथियम गैलेरियम हाइड्राइड हो गया। इस प्रकार से क्या करते हैं, कुछ बोल सकते हैं योगात्मक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन हाइड्राइडों के 72 कोष में रिक्त पी कक्षक उपस्थित होता है, जो हाइड्राइड अर्थात H- से सुगमता से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के टेट्राहाइड्राइड का भी क्या करते हैं आपका निर्माण करते हैं। तो ये सब उतना वो नहीं है, आपको मेन याद रखना है कि समूह 13 के जो हाइड्राइड होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और इनमें हाइड्राइड क्या क्या होते हैं उसको आपको ज़्यादा क्या करना है, देखना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के श्वेत क्रिस्टल ठोस अवस्था में होता है, तो कितना थ्योरी करते रहेंगे, ये उतना नहीं है। डाईमेथिल ईथर में विलय होता है, प्रबल होता है, ये नहीं। खाली हाइड्राइड में हम शुरू जो पढ़े हैं उनको ही आपको ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है कि बोरेन किसे कहते हैं और बोरेन कितने प्रकार का होता है। आगे हमारा दिया है हाइलाइट का निर्माण। किसका निर्माण, हाइलाइट का निर्माण। तो हाइलाइट क्या होता है भाई, तो 17वें समूह के तत्वों के साथ अगर बोरान के परिवार के सदस्य क्या करता है, क्रिया करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलाइट बोलते हैं। और 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन है। और जब समूह जो 13 के तत्व बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, ठीक है, तो ये एल्युमिनियम हो गया, फिर हमारा क्या होता है गैलियम। तो हमने क्या लिखा पहले, बोरान, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर क्या है, थैलियम। तो इसके साथ अगर समूह 17 के तत्व जिसको हम लोग फिर, कल, बाहर, आई, आंटी की बात करें, ये क्या करता है, अगर क्रिया करता है तो क्रिया करके आपका किस प्रकार का हैलाइड बनाता है, MS के प्रकार का हैलाइड बनाता है। क्यों, क्योंकि इनकी संयोजकता 3 होती है और इनकी संयोजकता 1 होती है। तो जब क्रॉस लिखते हैं तो ये यौगिक मिल करके क्या बनाता है, BF3 बनाएगा। ये क्या बनाएगा आपका AlCl3 बनाएगा। ये क्या बनाएगा, हमारा गैलियम ब्रोमाइड बनाएगा जो 3 होगा। इधर होगा तो क्या होगा, इंडियम आयोडाइड 3 बनाएगा, और इधर होगा तो टैलियम क्या होगा आपका, है ना, एस्टीटीन के साथ नहीं बनता है, तो ये हमारा टैलियम क्लोराइड बनाएगा। तो इस प्रकार से जनरली हमारे क्या होते हैं, समूह जो बोलते हैं 13 के तत्व समूह 17वें के तत्वों के साथ क्रिया करके आपका इस प्रकार से ट्राई हैलाइड का क्या करते हैं, आपके निर्माण करते हैं। लेकिन लास्ट वाले जो तत्व हैं, जैसे हमारा इंडियम हो गया, थैलियम, खास करके जो थैलियम होता है ना, वो क्या करते हैं आपके मोनो आपके हैलाइड का निर्माण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से अंतिम कक्षक का जो
इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन में से केवल क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, भाग लेता है। इस वजह से लास्ट वाले जो तत्व होते हैं वो आपका टैलियम जो होता है वो टैलियम हैलाइड का ही निर्माण करता है। तो हम बोल सकते हैं बोरान परिवार के जो सदस्य हैं ये सदस्य हैलोजन परिवार के साथ या हैलोजन के साथ ट्राई हैलाइड का निर्माण करता है, लेकिन जो थैलियम है वो आपका अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या करता है, आपका TlCl का ही निर्माण करता है, मतलब मोनोहैलाइड का ही क्या करता है, निर्माण करता है या निर्माण होता है। और हम हैलाइड की संरचना देख चुके हैं तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बोरान के हैलाइड है हमारा, तो बोरान के हैलाइड जैसे हमारा BCl हमारा क्या होता है, 3 होता है, ये हमारा बोरान के क्या होते हैं, हमारे हैलाइड होते हैं। अगर हम बात करें बोरान की तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p कितना होता है, 1 होता है। तो सामान्य अवस्था में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सामान्य अवस्था में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2s हो गया। इसके पास कितना है हमारा 2p है, तो ये हो जाता है 2px 2py एंड 2p क्या होता है हमारा z होता है। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होता है हमारा ये 3 हैलाइड के साथ करेगा तो एक हमारा क्या होता है यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है भाई, ये आप जानते हैं उत्तेजित अवस्था में आएगा तो यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो उत्तेजित हो गया तो किस में चला गया, वाई में चला गया। तो 3 जगह क्या हो जाता है, इसका खाली हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पर 1 हैलाइड आके जुड़ गया, यहाँ पर 1 हैलाइड आके जुड़ गया, यहाँ पर 1 हैलाइड के आके जुड़ गया, तो 2s और ये 2p, तो s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का 2 इलेक्ट्रॉन क्रिया करके यहाँ पर यह संकरित करके sp2 संकरण का निर्माण करता है। जिसकी अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ पर संरचना जो कैसा होता है हमारा, वो त्रिकोणीय संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या त्रिकोणीय संरचना क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसके त्रिकोणीय संरचना को क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा 120 का प्रदर्शित होता है। तो और ज़्यादा इसमें कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बोरान के हैलाइड की यहाँ पर अम्लीय प्रबलता कौन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा बोरान ट्राइफ्लोराइड है वो ज़्यादा अम्लीय होगा, फिर बोरान ट्राइक्लोराइड, फिर हमारा बोरान के हमारे ब्रोमाइड, और सबसे ज़्यादा आयोडाइड होता है। मतलब प्रबलता का क्रम थोड़ा सा रियल में ये है, अम्लीय प्रबलता का वास्तविक क्रम ये होता है आयोडीन सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, और सबसे कम फ्लोरीन का क्या होता है आपका पाया जाता है। तो ये आपको देखना है। आगे हमारा दिया है पश्चावन, है ना, ये सब नहीं करना है आपको, भी करने की ज़रूरत नहीं है। एल्युमिनियम के हैलाइड अभी जस्ट देखे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एल्युमिनियम के हैलाइड होते हैं जो बहुल की अवस्था में द्विलक के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ये हो गया, ठीक है, इसमें अलग से आपको और नहीं करना है, और ये हैलाइड ही पूरा दिया जा रहा है, ठीक है भाई, इसको मत करो आप लोग। आयनों की जली विलयन दिया गया है, जली विलयन में आपको यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं है। ये हमको पढ़ना है बोरान के असंगत व्यवहार। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोरान के असंगत व्यवहार। ये आप जानते हैं, ठीक है, कि किसी भी समूह का जो पहला तत्व होता है वो पहला तत्व क्या करता है, अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, और वो भिन्नता है ना भी उस तत्व का क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। क्योंकि हमारा बोरान भी अपने समूह का पहला तत्व है, इसलिए वो अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है, कुछ गुणों में क्या करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है, और वही बोरान का क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। जैसे पहले जैसा इनका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है, इनका नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा होता है, इनकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होता है, संयोजी कोष डी कक्षक के अनुपस्थिति बोरान के लिए कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो ये 3 तो आपको देखना है, छोटा आकार, अधिक नाभिकीय आवेश, उच्च विद्युत ऋणता। और भी हैं, बोरान के आकार में छोटा होने के कारण अपने समूह के अन्य तत्वों से कठोर होता है। बोरान का गलनांक अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। बोरान केवल सहसंयोजक यौगिक ही बनाता है, जबकि उसके समूह के अन्य तत्व आयनिक के साथ जो है सहसंयोजी बंध बनाते हैं, है ना। और बाकी अन्य मतलब इनके जो यौगिक होते हैं सहसंयोजी, बाकी जो है अन्य है वो आयनिक यौगिक तो बनाते, सहसंयोजी तो बनाते हैं, साथ में आयनिक यौगिक भी बनाते हैं। बोरान के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दुर्बल अम्लीय होते हैं, जबकि
अन्य के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये 4, 5, 6, 7 आपको जो अच्छा लगता है आप बोरान के असामान्य व्यवहार को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्लास फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में जो है हम लोग बाकी का जो है टॉपिक देखने वाले हैं।